नेटफ्लिक्स के बिजनेस की मिसाल शायद आपको ढूंढने पर भी ना मिले। जिस वक्त नेटफ्लिक्स ने अपना बिजनेस शुरू किया, इस वक्त इनके कंपेटिटर ब्लॉकबस्टर के पास 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और पूरी दुनिया में 9,000 से ज़्यादा स्टोर्स थे। जबकि सेल्स की बात की जाए तो सालाना $6 बिलियन वो कुछ ना करके भी बना लेते थे। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने ऑफिस में एक नया सोफा खरीद कर रख सके। इस सिचुएशन में तंग आकर नेटफ्लिक्स ने अपनी कंपनी ब्लॉकबस्टर को बेचना चाही, लेकिन आगे से ब्लॉकबस्टर के सीईओ कहका लगाकर हंसने लगे। तारीख गवाह है कि जो ब्लॉकबस्टर पहले इनके सामने देव कामत पहाड़ की तरह खड़ा था, वही ब्लॉकबस्टर इनके सामने अपने घुटने रगड़ने पर मजबूर हो गया। सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर का नामो निशान ही मिटा दिया और आज नेटफ्लिक्स $280 बिलियन की कंपनी है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। दोस्तों, ये बात है 1997 की, जब इंटरनेट दुनिया में मकबूल हो रहा था। जेफ बेजोस इंटरनेट पर अमेज़न के जरिए बुक सेल किया करते थे और इनको अच्छी खासी तरक्की मिल रही थी। मार्क रैंडोल्फ भी कोई इंटरनेट बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। कई महीनों तक मार्क जहां भी जाते अपने साथ एक नोटबुक रखा करते, जिसमें वो कई नए तरह के आइडियाज लिखते और फिर इनको अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ भी शेयर किया करते। इंटरनेट पर पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स बेचने तक मार्क के पास अनगिनत आइडियाज थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वो इंटरनेट पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके लिए उनको कस्टमर सिर्फ एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर उनको बार बार कमा कर दे। कई माह तक उनके आइडियाज यूं ही आपस में शेयर होते रहे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इन दोनों को एक आइडिया समझ आ ही गया, वीडियो टेप्स, जो इस दौर में एंटरटेनमेंट का एक अकेला जरिया थी। लोग वीकेंड्स पर अपने करीब के ब्लॉकबस्टर स्टोर पर जाते और घंटों की तलाश के बाद अपने पसंद की मूवी को रेंट पर ले जाते, और अगर वीडियो टेप वक्त पर वापस ना की तो इस पर फाइन लगता था। जिस वक्त इनको ये आइडिया आया, इस वक्त रीड हेस्टिंग्स के ऊपर $40 का फाइन था, जो कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेप्स लेट वापस करने की वजह से देना था। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की बहुत सख्त जरूरत है और इंटरनेट पर मूवीज रेंट पर देने का आइडिया जरूर चलेगा, पर मसला ये था कि एक एक वीडियो कैसेट काफी भारी थी और इसको पोस्ट करना भी काफी कॉस्टली पड़ सकता था, और पोस्टिंग के दौरान जो कैसेट्स टूटेंगी इनका नुकसान अलग। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब मार्क और रीड को अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिखाई देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद उनको एक टेक मैगजीन के जरिए नई डीवीडी टेक्नोलॉजी का पता चला। ये वीडियो कैसेट्स काफी हल्की और बहुत ही सस्ती थी और इनको पोस्ट करना भी काफी सस्ता पड़ रहा था। रीड हेस्टिंग्स को ख्याल आया कि वीडियो टेप्स की बजाय मूवीज को अगर डीवीडीज में डालकर रेंट पर दिया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और यहीं से नेटफ्लिक्स के आइडिया की शुरुआत हुई। इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। वो वेबसाइट पर डीवीडीज की बहुत बड़ी कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो कस्टमर के पास 2 दिनों में डीवीडीज इसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। उसी इन्वेलप में एक और प्रीपेड इन्वेलप भी रखा जाएगा, जिससे कस्टमर को डीवीडीज वापस पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा। आइडिया तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसको शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और ये इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक लो बजट ऑफिस सेटअप किया, जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर लेकर डाला। एम्प्लॉइज को कम सैलरी पर रखा गया, इस वादे के साथ अगर बिजनेस चल गया तो इनको इसमें से शेयर किया जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस छोटी सी टीम ने पहले चंद माह में एक वेबसाइट बनाई और डीवीडीज खरीदना शुरू की। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद वो नेटफ्लिक्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लॉन्च से पहले उन्होंने न्यूज लाइनअप्स के साथ अपने इंटरव्यूज भी अरेंज किए ताकि लॉन्च होते ही इनको बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिल जाए। 29 अगस्त 1997 सुबह ठीक 9 बजे उन्होंने अपनी वेबसाइट को पब्लिक कर दिया और साथ ही उन्होंने एक घंटी भी इंस्टॉल की जो हर नए ऑर्डर पर बजेगी। पहला ऑर्डर मार्क ने खुद प्लेस किया और पहली बार घंटी बजने लगी। 1 मिनट के बाद घंटी दोबारा बजी और इस बार ये एक रियल कस्टमर था। नेटफ्लिक्स की टीम ने मुख्तलिफ इंटरनेट फोरम्स पर अनजान बनकर कमेंट्स पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स की डीवीडीज बाय मेल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे और ज्यादा मूवी फैंस ने नेटफ्लिक्स का रुख किया। पहले 15 मिनटों तक घंटी मुसलसल बजती रही, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई। इस दौर में सर्वर्स ऑफिस में ही रखे जाते थे, ना कि प्रोफेशनल होस्टिंग सर्विस के पास। ये इशारा था कि नेटफ्लिक्स का सर्वर ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पा रहा, यानी उनको ज्यादा सर्वर्स लगाने थे।
थे, तो इन्होंने उसी वक्त लोकल स्टोर से 8 नए सर्वर्स मंगवाए और उनको वहां पर फिट किया और वेबसाइट को एक बार फिर से लाइव कर दिया गया। पहले दिन में नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे, और क्योंकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड की वजह से बंद पड़ी थी, यानी असल में ऑर्डर्स इससे भी कई ज्यादा थे। उनको अपने वेबसाइट के मसले हल करने की जरूरत थी ताकि ये बार बार क्रैश ना हो। नेटफ्लिक्स का पहला महीना काफी अच्छा गुजरा, लेकिन मार्क और रीड ने जैसा सोचा था वैसा ना हुआ, क्योंकि उनके पहले महीने की सेल तो $94,000 थी, लेकिन इसमें से डीवीडीज रेंट पर लेने की सेल सिर्फ $1,000 थी। ज्यादातर लोग डीवीडीज रेंट पर नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी डीवीडीज खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, या तो वो $25 की डीवीडी बाय करें या फिर $4 की रेंट पर लें। मार्क और रीड चाहते थे कि उनकी रेंटल सर्विस को ज्यादा लोग यूज करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार रेंट पे दी जाएगी और जब तक वो डैमेज ना हो जाए तब तक इनका प्रॉफिट बनता रहेगा। इनको ये अच्छी तरह आइडिया था कि वो शुरुआत में डीवीडी सिर्फ इसी वजह से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि इनका कोई और कंपेटिटर नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद इनको अमेज़न की तरफ से कॉल आई, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपने कदम जमाए बैठे थे। वो अब डीवीडी की मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। वो नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे, जिससे उनको डीवीडी बेचने का चलता चलाया बिजनेस मिल जाएगा। दूसरी तरफ मार्क और रीड भी असल में डीवीडीज रेंट पर देना चाहते थे, ना कि इसको बेचना। लिहाजा उन्होंने नेटफ्लिक्स का डीवीडी सेलिंग वाला पार्ट अमेज़न के साथ शेयर कर दिया और बदले में अमेज़न पर अगर किसी को डीवीडीज रेंट पर चाहिए होगी तो इनको नेटफ्लिक्स पर भेज दिया जाएगा। एक तरफ से इसमें दूर का फायदा था, जबकि करीब का नुकसान, क्योंकि नेटफ्लिक्स का वो पोर्शन जो इनको कमा कर दे रहा था इन्होंने अमेज़न को दे दिया। लेकिन अगर वो अमेज़न को ना भी देते तो अमेज़न खुद ही अपना नया बिजनेस खड़ा कर देता, जो कि फिर नेटफ्लिक्स के डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता। अब मार्क और रीड ने अपना सारा फोकस डीवीडीज को रेंट करने में लगा दिया। उन्होंने प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी प्लेयर बनाने वाली मशहूर कंपनीज जैसा कि तोशिबा और सोनी से कांटेक्ट किया और इनसे डील क्रैक की। ये डील ये थी कि जो भी कस्टमर इनकी डीवीडी प्लेयर्स को खरीदेगा, इनको एक नेटफ्लिक्स का कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे वो 10 फ्री डीवीडीज रेंट पर ले सकेंगे। पर ये प्रोमोशन फेल इस वजह से हुई क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स पर कूपन कोड डिब्बे के अंदर नहीं बल्कि डिब्बे के बाहर ही चिपका दिए गए। यानी बेशक कोई डीवीडी प्लेयर्स ना भी खरीदे, इनको नेटफ्लिक्स का कूपन कोड बाहर से ही दिख सकता था। इसके चलते शुरुआत में नेटफ्लिक्स को बहुत सारी डीवीडीज फ्री में ही देनी पड़ी और ऊपर से इन नए कस्टमर्स में से सिर्फ 5% ही नेटफ्लिक्स के रेगुलर कस्टमर बने। यानी ये काफी घाटे का सौदा रहा। ऊपर से अमेज़न के साथ जो डील हुई थी, इसमें वो डीवीडी बेचने के लिए कस्टमर्स को अमेज़न पर भेज तो रहे थे, लेकिन डीवीडी रेंट पर लेने के लिए अमेज़न की तरफ से बहुत कम कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पर आ रहे थे। इसके बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वाकया हुआ जिसको नेटफ्लिक्स पूरी तरह कैश कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हुआ जिसका नेटफ्लिक्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका के साथ लव अफेयर में पड़ गए और इस कहानी का राज खुल गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में हियरिंग्स भी चल रही थी, जहां बिल क्लिंटन का अफेयर साबित हो गया और बिल क्लिंटन को प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। तो इस वक्त नेटफ्लिक्स ने इस वाकये का पूरा फायदा उठाना चाहा और ट्रायल की वीडियो डीवीडीज के जरिए अपनी वेबसाइट पर लगा दी। तीर ठीक निशाने पर लग चुका था और नेटफ्लिक्स को बेशुमार ऑर्डर मिले। लेकिन मसला ये हुआ कि जो कंपनी इस वीडियो को डीवीडीज पर राइट कर रही थी, वही सेम कंपनी एडल्ट मूवीज का काम भी करती थी और गलती से उन्होंने ट्रायल की वीडियो के बजाय एडल्ट मूवी डीवीडी पर राइट कर दी और नेटफ्लिक्स को भेज दी। और सोने पे सुहागा नेटफ्लिक्स ने भी बिना चेक किए ये सारी वीडियोस अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर। जब ये मामला खुला तो नेटफ्लिक्स ने अपने सारे कस्टमर्स से माफी मांगी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। प्रमोशन का जितना फायदा सोचा गया था, इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ और अभी तक नेटफ्लिक्स का डीवीडीज रेंट करने वाला आइडिया कमा नहीं रहा था। इनकी हर एक प्रोमोशनल कैंपेन बुरी तरह फेल हो रही थी। इसी लम्हे मार्क के जहन में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो शायद सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ तक नेटफ्लिक्स बिल्कुल वही काम कर रहा था जो कि ब्लॉकबस्टर कर रहा था, यानी कि डीवीडीज रेंट पे देना। फर्क था तो सिर्फ इंटरनेट का, क्योंकि यही काम ब्लॉकबस्टर फिजिकल स्टोर के जरिए कर रहा था और नेटफ्लिक्स इंटरनेट के जरिए। मार्क को आइडिया आया, क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसमें कस्टमर्स को मंथली फिक्स पैसे देने होंगे और इसके बदले 4 डीवीडीज इनको दी जाएंगी। इससे होगा ये कि 4 डीवीडीज हर वक्त कस्टमर के पास रहेंगी और जब चाहे वो अपनी पसंद की डीवीडी लेकर पुरानी वापस कर सकेंगे। जाहिर
जाहिर है कि इससे कस्टमर पर लेट फीस का दबाव भी कम हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये आइडिया काम कर गया। पहले ही दिन जिन लोगों ने ये प्रमोशन देखी इनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। यही वो कस्टमर्स थे जिनके लिए मार्क और रीड ने इतनी मेहनत की थी। अब सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स की कमाई तेजी से बढ़ने लगी और एक ही कस्टमर हर महीने इनको पैसे देने लगा। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर, इनका सबसे बड़ा कंपेटिटर, 9000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स चला रहा था और इनको सिर्फ लेट फीस की मद में सालाना $800 मिलियन मिलते थे, जबकि इस वक्त नेटफ्लिक्स की टोटल सेल्स ही सिर्फ $5 मिलियन थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की कामयाबी के पीछे अगर कोई था तो वो इनका अपना कंपेटिटर ब्लॉकबस्टर ही था, क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर चाहता तो वो आसानी से नेटफ्लिक्स को उठते साथ ही हरा देता, लेकिन ब्लॉकबस्टर की सुस्ती ही उन्हें ले डूबी। ब्लॉकबस्टर इंटरनेट बिजनेस को बहुत हल्के में ले रहा था और क्योंकि इनके अपने फिजिकल स्टोर्स चल रहे थे, इसी वजह से इनको छोटे इंटरनेट बिजनेस की जरूरत महसूस नहीं हुई। नेटफ्लिक्स के मालिकान को अच्छी तरह मालूम था कि इनका बिजनेस सिर्फ तब तक चल रहा है जब तक ब्लॉकबस्टर भी DVD बाय मेल सर्विस स्टार्ट नहीं करता। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों न हम अपना पूरा चलता चलाया बिजनेस ब्लॉकबस्टर को ही बेच दें और इससे इनको अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी और वो इसी बिजनेस में काम भी करते रहेंगे, जाहिर है कि ब्लॉकबस्टर के पे रोल पे। तो अब इन्होंने ब्लॉकबस्टर के CEO के साथ मीटिंग फिक्स की। पहले तो ब्लॉकबस्टर के CEO ने चुप करके इनकी ऑफर सुनी और फिर इनकी डिमांड तलब की। रीड हेस्टिंग्स ने झट से बोला $50 मिलियन। ये सुनते ही ब्लॉकबस्टर का CEO कह के लगाकर हंसने लगा और रीड को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इनको वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस बढ़ती चली गईं। लेकिन ब्लॉकबस्टर अपनी ही जिद पे अड़ा रहा। इंटरनेट बिजनेस जैसी कोई चीज ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन फिर 2004 में पहली बार ब्लॉकबस्टर को एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनके कस्टमर्स टूट टूट कर नेटफ्लिक्स पर साइन अप कर रहे हैं, जिनको घर बैठे इनकी पसंद की DVD मिल जाती है। और इस पॉइंट पर ब्लॉकबस्टर ने अपनी खुद की DVD बाय मेल सर्विस स्टार्ट की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स को अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझने में 7 साल लग चुके थे। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऐसे एल्गोरिथम्स इंस्टॉल किए जिससे कस्टमर्स को सिर्फ वही मूवीज शो होती थी जिनमें इनका इंटरेस्ट था और जाहिर है कि ब्लॉकबस्टर चाहकर भी ये सब इतना जल्दी नहीं कर सकता था। 2007 में जब ब्लॉकबस्टर अपनी DVD बाय मेल सर्विस को प्रमोट कर रहा था, इसी वक्त नेटफ्लिक्स वीडियो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च करने की जस्तजू में था। जैसा कि इंटरनेट पर ही मूवीज की स्ट्रीमिंग यानी DVDs का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट आओ और मूवीज देखो, कहानी खत्म। दुनिया में पहली बार कोई स्ट्रीमिंग साइट ऐसा कर रही थी। इससे नेटफ्लिक्स को अमेरिका से भी बाहर पूरी दुनिया के कस्टमर्स मिलना शुरू हुए, क्योंकि DVD बाय मेल सर्विस वो सिर्फ अमेरिका में ही पोस्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इन्होंने हड़बड़ाहट में ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए जिनसे इनका बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ, जैसा कि नेटफ्लिक्स की तरह लेट फीस का हटाना या फिर वीडियो कैसेट्स की रिवाइंड फीस भी माफ कर देना। जब कोई कस्टमर रिवाइंड किए बगैर इनको वीडियो टेप वापस करता तो ब्लॉकबस्टर दोबारा से रिवाइंड करने के भी अलग से पैसे लेता था। यानी ब्लॉकबस्टर इतने सालों तक कस्टमर्स को निचोड़ कर इनसे पैसे निकाल रहा था और वहीं नेटफ्लिक्स अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने में लगा था। आखिरकार और ज्यादा कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पर साइन अप करने लगे और 2010 में ब्लॉकबस्टर का दिवालिया निकल गया। उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने में काफी देर कर बैठा और यही कदम इसकी $1 बिलियन एम्पायर को ले डूबी। असल में जो ब्लॉकबस्टर ने किया वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। जब हमारा कोई बिजनेस चल रहा होता है तो हम चाहते हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहे और खुद को बदलने से कतराते हैं, जबकि इसी दौरान कोई और आकर इसका फायदा उठा जाता है और मार्केट के गैप को पूरा कर देता है। ऐसा ही कुछ नोकिया मोबाइल्स और कोडैक फोटोग्राफी के साथ हुआ। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद में बदलाव नहीं लाया और दूसरी कंपनीज ने आकर उनको पीछे छोड़ दिया। आज नेटफ्लिक्स के पास 13,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कंपनी की मालियत $28,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये सालाना करीब $1900 करोड़ की सेल्स करते हैं। यानी जिस कीमत में पूरी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को ऑफर हुई थी उससे 380 टाइम्स ज्यादा सेल्स नेटफ्लिक्स ने सिर्फ पिछले ही साल में की है। ओरेगन में मौजूद ब्लॉकबस्टर का आखिरी स्टोर, जो असल में इन 9,000 स्टोर में से एक हुआ करता था। कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स तो सारे ही बंद हो गए, लेकिन ये आखिरी स्टोर अभी तक रेंट पर DVDs देता है। आज यहाँ लोग DVDs लेने कम बल्कि टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ज्यादातर अपनी यादें ताजे करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो
ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.